नमस्कार बच्चों, नेशनल इनकम के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। यानी हम आज जो क्लास कर रहे हैं वो वीडियो का पार्ट 4 है और ये नेशनल इनकम की आगे की सीरीज है। अब तक मैंने आपको नेशनल इनकम में बेसिक कंसेप्ट समझा रहा था कि आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, लेकिन अब हम बेसिक कंसेप्ट नहीं, अब हम आगे हैं राष्ट्रीय आय पे। आज हमारी जो क्लास है वो होने वाली है समुच्चय में, जिसको हम बोलते हैं तो राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न समुच्चय या समाहार कहा जाता है। तो मैं इसकी हेडिंग डाल देता हूं। तो राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न समुच्चय और समाहार, ये है नेशनल इनकम का बेसिक कंसेप्ट समझने वाला कि होता क्या है। तो आइए जरा इसको समझते हैं। अब जहां पे मैंने दो शब्द इस्तेमाल किए, समुच्चय या फिर समाहार। देखिए, समुच्चय का मतलब होता है टोटल, समग्र, कुल, सारी की सारी बातें करें हम लोग। यानी जब हम देश के पूरे देश के बारे में बात करते हैं या पूरे घरेलू के बारे में बात करते हैं तो उन शब्दों के लिए हम समुच्चय वर्ड यूज करते हैं। समुच्चय का मतलब पूरा, सारा का सारा। तो अगर मैं समुच्चय की बात करूं या समाहार की बात करूं तो ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8। तो 8 कौन कौन से होते हैं? देखिए, अगर बात करूं तो 2 राष्ट्रीय पे होता है, 2 घरेलू पे होता है। वो बातें छोड़िए कि 2 घरेलू 2 राष्ट्रीय क्या होता है, हम सीधा लिखते हैं। तो ये क्या होता है? एक होता है GDP at MP, दूसरा होता है GNP at MP, फिर तीसरा होता है आपका NDP at MP और चौथा होता है NNP at MP। इसका नामकरण भी सीखेंगे कि नामकरण कैसे किया जाता है। 5वां देखिए, इसी को लेना है। ये सारी बातें मैंने MP पे लिखी है, अब इन सारी बातों को हम लिखेंगे FC। अब ये होता क्या है? इसे इन्हीं को बोलते हैं एग्रीगेट्स, इन्हीं को हम समुच्चय कहते हैं। हिंदी में समुच्चय या समाहार कहा जाता है। इन सारे 8 कंसेप्टों को हमें समझना है कि होता क्या है, लेकिन अभी हम इसके सिर्फ बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं। अभी मैं आपको एक एक करके सबका नाम बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हम G की बात करते हैं। तो G का मतलब होता है ग्रॉस। इंग्लिश में तो ग्रॉस बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसके लिए शब्द यूज होता है सकल। सकल बोलते हैं हिंदी में इसे। फिर G के बाद आता है आपका N1। देखिए, मैं एक बात बता दूं इसके अंदर आपको कि N ना 2 बार यूज होता है। एक बार शुरू में यूज होता है, एक बार बीच में यूज होता है। इसके अलावा N कभी भी यूज नहीं होगा। N पहली बार और बीच में, तो इन दोनों का मतलब अलग अलग है। मैंने पहले वाले को नंबर 1 बोला है, N1, और बाद वाले को मैं क्या बोल रहा हूँ? N2 बोल रहा हूं, जिससे आपको आसानी से याद रहे कि N1 वाला जो है वो पहले वाला है और N2 जो है उसके बाद वाला है। इसके अलावा कोई भी नहीं होता। जहां पे N1 का मतलब होता है नेट, नेट कहते हैं हम इसे, और नेट को हम हिंदी में बोलते हैं शुद्ध, और इकोनॉमिक्स में और बात करें इसको और शुद्ध की बात करें तो इसे निवल कहा जाता है, निवल। ठीक है। अब इसी तरह से आता है आपका नेशनल यानी N2। तो N2 को लिखते हैं एक बार। तो N2 को बोलते हैं नेशनल, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय। इसे राष्ट्रीय कहा जाता है। ठीक है। तो G हो गया, N1 हो गया, मैंने आपको ये बता दिया। देखिए, कौन कौन सी बातें बता दी। G बता दी, क्या होता है? रेड ले लेते हैं, चलो आसमान ले लेते हैं। G बता दिया, बीच वाला यानी बीच वाले को N2 कहते हैं, बता दिया। और अब आता है आपका D। तो D स्टैंड फॉर, D का मतलब होता है डोमेस्टिक, ठीक है ना, इसको हम घरेलू बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको डोमेस्टिक बता दिया। अब P का मतलब क्या होता है? P का मतलब होता है प्रोडक्ट, जिसको हम अंतिम उत्पाद भी कह सकते हैं। अंतिम उत्पाद कहते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया? आपको P भी बता दिया, ये N भी बता दिया, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये सारी बातें बता दी। अब बचा आपका 2 शब्द और कि MP का मतलब क्या होता है। MP का मतलब होता है मार्केट प्राइस। इसको हिंदी में बोलते हैं बाजार कीमत। अब इसे बाजार कीमत पे कब लेते हैं, साधन लागत पे कब लेते हैं, सारी बातें बताऊंगा आपको। FC का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं साधन लागत। ये लीजिए, मैंने लिख दिया साधन लागत। तो सबका मीनिंग बता दिया। अब जरा एक एक करके ना आप इसको अपनी कॉपी में जरूर साथ ही साथ नोट करें, क्योंकि हम इसका नामकरण भी करना सीखेंगे। और जब तक आपके सामने सबका मतलब नहीं होगा, आप नामकरण नहीं कर पाओगे। तो वीडियो को पॉज करके आप नामकरण को, सारी जो बातें मैंने आपको फुल फॉर्म लिखवाई है, ये जो मैंने सारा लिखवाया है, इसको नोट कर लें और उसके बाद एक एक करके हम इसका नामकरण करना सीखते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम नामकरण करते हैं। हमारा सबसे पहले कौन सा था? यहाँ पे था GDP at MP। तो मैंने यहाँ लिखा GDP at MP। अब देखिए इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद।
बाजार कीमत पर, जी का मतलब क्या होता है सकल, डी का मतलब क्या होता है घरेलू, और पी का मतलब क्या होता है उत्पाद। तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, ऐसे लिखा जाता है इसका पूरा नाम। ऐसे आपको करना क्या है, वीडियो पॉज कर करके सारा नाम लिखना है। मैं सारे नाम लिख दे रहा हूं, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके आप खुद भी लिख सकते हो और अपना आंसर मैच कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका GNP, GNP एट MP। तो इसको कैसे लिखेंगे, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल, इसको बोलते हैं हम लोग राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये हो गया आपका बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और तीसरे का नाम जरा लिखते हैं एक एक करके। तीसरे का नाम क्या है, NDP एट MP। तो NDP एट MP, तो इसको बोलते हैं हम लोग बाजार कीमत पे, सबका नाम लिखे आप, प्रैक्टिस करें, आपको याद होना चाहिए बाजार कीमत पर। अब यहाँ पे आप शुद्ध या निवल, वैसे इकोनॉमिक्स है तो आप निवल का इस्तेमाल करें, वैसे बुकों में शुद्ध भी लिखा होता है तो आप शुद्ध भी लिख सकते हो। तो निवल घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका नामकरण कैसे किया जाएगा। अब अगला आता है चौथा, NNP, NNP एट MP। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। आप इसको शुद्ध भी लिख सकते हो, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी लिख सकते हो, बुकों में लिखा होता है। तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ये मैंने चौथा बता दिया आपको। इसी तरह से पांचवे का भी नाम लिख देते हैं। अगर आपको लिखना आ गया तो आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। पांचवा है GDP एट, मैं सारा लिख दे रहा हूं वैसे, GDP एट FC। अब आता है GDP एट FC, इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो इसको बोलते हैं साधन लागत पर, साधन भी बोलते हैं और कारक भी कहा जाता है, कारक लागत भी कहीं कहीं पे लिखा होता है। तो आप इसका नाम साधन लागत और कारक लागत दोनों शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके ऊपर है, कोई गलत कोई भी नहीं होगा। तो साधन लागत पर इसको बोलते हैं हम लोग सकल, जी का मतलब क्या होता है सकल, तो सकल घरेलू उत्पाद, ये लीजिए मैंने इसको भी लिख दिया। उसके बाद आता है छठा मैंने लिख रहा हूं, इसमें छठा मैंने कौन सा डाल रखा है, छठा है हमारा GNP एट FC। आइए GNP एट FC, तो इसको हम क्या बोलेंगे, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। उसके बाद आपका सातवें नंबर पे आता है आपका NDP एट FC, NDP एट FC, NDP एट FC। इसको बोलेंगे हम लोग साधन लागत पर निवल कह लो आप या शुद्ध कह लो, निवल घरेलू उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद। नामकरण आपको अच्छे से आना चाहिए, कोई भी नाम में गलती नहीं होनी चाहिए। आखिरी बचा है आपका NNP एट FC, क्या हो जाएगा, साधन लागत पर, इसको बोलेंगे निवल या शुद्ध निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो मैंने सारा नाम लिख दिया है, आप भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बतानी थी आप लोगों को कि ये जो आपको दिख रहे ना NNP एट FC, इसका एक और नाम है, इसको ना हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं, यानी हम इसको एक और नाम जानते हैं नेशनल इनकम, और इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, DI, यानी मैं इसको लिख सकता हूं घरेलू आय। अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि घरेलू आय क्या है, तो इसका मतलब NDP एट FC को ही घरेलू आय कहते हैं, और NNP एट FC को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। अगर सवाल में बोले कि राष्ट्रीय आय निकालो, तो राष्ट्रीय निकालने का मतलब होता है NNP एट FC, ऐसे बोला जाता है। तो ये दोनों के नाम अलग अलग भी होते हैं, और क्वेश्चन करते समय कभी कभी इन दोनों का नाम यही लिख दिया जाता है। यहाँ पे 3 सूत्र का इस्तेमाल होता है, तो हम वो तीनों सूत्र देखने वाले हैं, 3 सूत्र हम लिखेंगे इसके अंदर, और वो 3 सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको याद करने का ट्रिक यानी ऐसा बातें बताऊंगा कि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। तो एक एक करके सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला फॉर्मूला। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कुछ शब्द बताए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था जी क्या होता है, जी होता है सकल,
जी का मतलब क्या होता है सकल। तो ग्रॉस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नेट, N1 का मतलब होता है नेट। तो N1 में हम डेप्रिसिएशन जोड़ते हैं। अब ये डेप्रिसिएशन क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन, DEP के ऊपर N लिखा मैंने। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास। अगर आपने मेरी वीडियो पहले भी देखी होगी तो मैंने आपको बताया होगा कि मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है। मूल्यह्रास का मतलब होता है कि जब हम कोई अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करते हैं तो संपत्ति के इस्तेमाल करने से वो घिसावट आती है। जैसे आपने गाड़ी खरीदी, तो गाड़ी आप खरीदोगे तो गाड़ी को चलाओगे तो चलाते चलाते कुछ सालों में, समय में उसके टायर, उसके इंजन घिसते हैं, तो उसकी सीटें, कुछ भी आप चलाओगे तो उसमें घिसावट आती है। उस घिसावट को ही हम क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। ये लीजिए मैं घिसावट भी लिख देता हूँ, हम इसको घिसावट भी कह सकते हैं। इसके और भी नाम होते हैं, मूल्यह्रास के बहुत सारे नाम है, मैं लिख दूंगा कि मूल्यह्रास के और भी क्या नाम होते हैं जो हमारे इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल होता है। अब देखिए ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। अब देखिए आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो चीज प्लस में होता है बराबर के दूसरी साइड जाए तो माइनस में हो जाता है। तो अगर मुझे N1 निकालना हुआ तो जी में से यानी ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। बहुत से इजी सा कंसेप्ट है, ये एक ही फॉर्मूले है, बस 1 से 2 बन गया है। आ जाओ दूसरा फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, मैं एक करके एक समझाऊंगा सारी बातें। दूसरा फॉर्मूला होता है डी का मतलब होता है डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। तो अगर मुझे घर बनाना है, घरेलू बनाना है, तो घरेलू बनाने के लिए N2 का मतलब याद होगा राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय में से क्या किया जाता है, NFIA घटाया जाता है, NFIA घटाया जाता है। अब NFIA क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अब इससे मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, आप भी अपने कॉपी में फॉर्मूले को नोट डाउन कर ले। अब इसी तरह से अगर मुझे कभी N2 निकालना हुआ तो ये माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। तो डी में मैं क्या करूंगा, NFIA जोड़ दूंगा, तो NFIA जुड़ जाता है। आप ना NFIA को समझ सकते हो कि ये एक प्रकार का ना विदेशी पैसा है, विदेशी पैसा। तो अगर मुझे डोमेस्टिक बनाना है तो विदेशी पैसा हटाना पड़ेगा, अगर मुझे राष्ट्रीय बनाना है तो विदेशी पैसा प्लस करना पड़ेगा। और ये तीसरा फॉर्मूला देखते हैं, मैं एक एक करके सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा आपको। तीसरा फॉर्मूला क्या है, तीसरा फॉर्मूला होता है MP, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस यानी बाजार कीमत बनाने के लिए हम साधन लागत में क्या करते हैं, NIT, टैक्स को जोड़ते हैं। टैक्स को मार्केट बनाने के लिए टैक्स को जोड़ा जाता है। और वही अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यानी MP में से क्या घट गया, NIT माइनस हो गया। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं और यही 3 फॉर्मूले को ही घुमा फिरा के आपसे कंफ्यूज किया था, आपको कंफ्यूज करके बताया जाता है। अब मैं एक एक करके ना सारी बातें एक्सप्लेन करता हूँ कि जुड़ता क्यों है, डेप्रिसिएशन क्यों जुड़ रहा है, ये नेट में क्यों घट रहा है। एक एक करके मैं सारी बातें आपको एक साथ शेयर करता हूँ। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं इसके अंदर। सबसे पहला फॉर्मूला क्या बताया था कि जी ग्रॉस मतलब सकल। तो सकल बनाने के लिए हम नेट में, निवल में क्या जोड़ते हैं, मूल्यह्रास को जोड़ते हैं, डेप्थ। और मैं कहूंगा कि आप इसे इंग्लिश में ही करें, बहुत आसान है ये चीज करना। आप अपने इकोनॉमिक्स के पेपर में इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई नंबर नहीं कटने वाले हैं, इससे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो मैं आपको लिखने का तरीका सारा बता दूंगा। अब देखिए मुझे ग्रॉस बनाना है। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, सकल। एक बार हिंदी में भी लिख देता हूँ, मुझे सकल बनाना है। तो सकल बनाने के लिए मैंने क्या किया, निवल में मूल्यह्रास को जोड़ा। निवल के अंदर क्या जोड़ दिया मैंने, मूल्यह्रास को, निवल में मूल्यह्रास जोड़ दिया। तो सकल होता क्या है, चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपने ना एक गाड़ी खरीदी, और ये गाड़ी कौन सी हमारी, थार है, महंगी वाली गाड़ी ली हमने। तो ये थार ले ली हमने और इसकी कीमत मान लेते हैं 18 लाख, मान क्या लेते हैं, इतने के आसपास ही आती होगी ये। तो 18 लाख की हमने क्या खरीदी है, थार। अब थार खरीद लिया आपने, 1 साल तक बहुत चलाया, आपने मौज करी से चला के। लेकिन 1 साल बाद आपको पता चला कि मैं इसका पेट्रोल की जो खर्चे ना उठा नहीं पा रहा हूँ, मेरी हालत खराब हो गई इसको उठा के। तो 18 लाख जो कीमत है, आप इसको 1 साल बाद सोच रहे हो कि मैं इसे बेच दूं। 1 साल बाद आपको लग रहा है कि मैं इसे बेच देना चाहिए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ये थार मुझे लूट लेगी। तो आपने सोचा कि इसको बेच देते हैं। तो बेचने के लिए आपने OLX या कहीं भी लोगों को बोला कि मैं बेचना चाहता हूँ। तो एक ग्राहक आता है आपके पास और ग्राहक कहता है, साहब मैं आपकी थार ले लूंगा, आप मुझे बताइए कि कितने में बेचोगे। तो आपने बताया कि सर मैंने इसे 18 लाख में लिया था। तो ये बंदा छूटते बोला, सर क्या 18 लाख में लिया था तो 18 लाख में बेचोगे क्या? नहीं 18 लाख में नहीं बेचूंगा मैं। तो आप ये कहता है कि सर आप पता है कि 18 लाख में यूज किया आपने, घिस गया है, टायर घिस गए, इसके इंजन घिस गई है, इसकी वैल्यू गिर गई है, इसकी वारंटी भी कम हो गई होगी, तो कुछ ना कुछ तो गिरावट हुई होगी। तो कहता है कि मैं इसे, ये कहता है आगे बंदा कि मैं इसे 10 लाख में बेचना चाहता हूँ।
और ये कहता है कि चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे 10 लाख में लेने को तैयार हूं। अब सोचिए कि ऐसा क्या हुआ इसके अंदर कि गिर गया, ये 8 लाख की वैल्यू गिर गई, 8 लाख की। तो ये 8 लाख क्या है, इसकी वैल्यू गिर गई इसकी, क्योंकि इसमें घिसावट आ गई है। तो ये जो वैल्यू गिर गई है इसी को तो मूल्यह्रास कहते हैं, मूल्यह्रास। और जब हमने गाड़ी को खरीदा था, घड़ी, तो जब हम किसी चीज को खरीदते ना तो इसको सकल बोलते हैं, सकल, कुल बोलते हैं। सकल का मतलब ही क्या होता है, कुल, टोटल, कुल। गलत लगा दिया मैंने, कुल ही होता है, तो इसको कुल बोलते हैं, टोटल। टोटल टोटल गाड़ी की कीमत क्या थी, सकल का मतलब होता है टोटल कीमत क्या थी। तो थार की वैल्यू 18 लाख की थी, यानी टोटल कीमत इसकी 18 लाख थी। अब 10 लाख का आप इसे बेच रहे हो, 10 लाख का आप इसे क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। तो बेच रहे हो तो इसका मतलब आज इसकी कीमत, यानी सर सीधा सीधा बताओ कि शुद्ध कीमत कितनी है, आपने इसे यूज कर लिया है तो इसकी कीमत कितनी, निवल। तो ये जो कीमत दिख रही है ना आपको 10 लाख, इसको निवल बोलते हैं, निवल कीमत। तो आपको समझ में आया होगा कि सकल का मतलब क्या होता है, टोटल वैल्यू जो आपने शुरू में खरीदी थी। समय के साथ जब ये घिसता है तो उस पर क्या लगती है, मूल्यह्रास। और उसके बाद मूल्यह्रास कितने की लगी, 8 लाख की। और निवल कितनी है, निवल यानी आज इसकी वैल्यू कितनी है, आज तो आज इसको बोलेंगे हम 10 लाख। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मुझे कभी सवाल में सकल निकालना रहा, सकल, तो सकल निकालना बहुत आसान है मेरे लिए। मुझे सकल निकालना होगा तो मुझे क्या दिया जाएगा, निवल दिया जाएगा और मूल्यह्रास दिया जाएगा। तो मैं निवल में क्या करूंगा, निवल लूंगा और 8 लाख लूंगा, तो मुझे इसकी कीमत निकल कर आ जाएगी गाड़ी की, तो 18 लाख आ गई कीमत। अगर वही सवाल में मुझे कभी निवल निकालना हुआ तो भाई साहब निवल निकालने के लिए आपको क्या देगा सवाल में, निवल जब देगा तो बाकी ये दोनों देंगे कि सकल कीमत क्या है और मूल्यह्रास क्या है। तो सकल में से क्या करूंगा, सकल कितने की थी, 18 लाख की, उसमें से मैं मूल्यह्रास को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। बहुत सी इसी कंसेप्ट है, तो मुझे निवल निकल जाएगा। तो ये 10 लाख का निवल निकल गया। और वही कभी कभी सवाल में मूल्यह्रास भी निकालने को आ सकता है। तो मूल्यह्रास निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़े में से छोटा, और सकल होता है बड़ा और निवल होता है छोटा। तो सकल कितने का था, 18 लाख का, और निवल कितने का है, 10 लाख का। तो इससे मेरा क्या निकल गया, मूल्यह्रास निकल गया। आई होप कि आपको देते हैं। फॉर्मूले तो बहुत बनाए जा सकते हैं, लेकिन आप एक मेन याद रखें, बस आपको इधर उधर करना होता है इसे। तो आपको पहला फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। आइए अब दूसरा फॉर्मूला समझते हैं इसका। दूसरा फॉर्मूला भी समझते, याद करने का ट्रिक भी होगा इसके अंदर। तो दूसरा फॉर्मूला समझने के लिए मैं फॉर्मूला पहले लिखता हूं। फॉर्मूला लिखने के लिए मैंने क्या लिया, N2 लिया। और N2 का मतलब होता है राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय में क्या करते हैं हम, डोमेस्टिक में NFIA जोड़ देते हैं, NFIA जोड़ते हैं। इसका फुल फॉर्म भी बताऊंगा मैं आपको, एक बार पहले पूरा लिख लेता हूं। चलिए काम करते, पहले मैं आपको ना NFIA का फुल फॉर्म बता देता हूं। NFIA को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कि इंग्लिश में थोड़ा आसान हो जाता है बताना, इसलिए मैं आपको इंग्लिश में ही बता देता हूं, और इससे हिंदी आसान हो जाएगी याद करना। तो इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड का मतलब होता है विदेश, तो इसको हिंदी में क्या बोल देंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, या निवल भी कह सकते हो, ऐसी बात नहीं है, शुद्ध साधन आय। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय बोलते हैं NFIA। ठीक है, तो NFIA आपको समझ में आ गया होगा, यानी विदेशों से टोटल कितना मिला है ये बताऊंगा, और भी एक्सप्लेन करना बाकी है इसके बारे में, तो मैं आपके साथ इसका एक्सप्लेन करूंगा। आ जाओ, तो जरा समझते हैं कि नेशनल लेते समय, नेशनल को काउंट करते समय डोमेस्टिक और NFIA में क्या जोड़ते हैं, और डोमेस्टिक होता भी क्या है। चलिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पर भारत का एक नक्शा बना रहा हूँ। मुझे भारत का नक्शा इतना अच्छा नहीं बनाने आता, बस इतना ही सीखा है मैंने, लीजिए थोड़ा सा ऐसे भी सीखा है मैंने, तो इससे ज़्यादा अभी मेरे को आता नहीं है, मैं धीरे धीरे समय के साथ मैं सीख जाऊंगा। तो ये है आपका इंडिया। देखिए अब समझिए जरा, घरेलू का मतलब क्या होता है, घरेलू का मतलब, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, घरेलू। मैं एक बार इसको फॉर्मूले को फिर से हिंदी में भी लिख देता हूं, इससे आपको आसानी लगेगी। ये लीजिए, तो अगर मुझे कभी राष्ट्रीय बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, घरेलू में NFIA जोड़ दूंगा, और NFIA शॉर्ट में आपको पता चल गया क्या होता है। तो देखिए ये भारत है, भारत के अंदर अगर कोई भी काम कर रहा है, भारत के अंदर कोई भी, चाहे वो इंडियन काम कर रहा हो, चाहे वो फॉरेनर यानी विदेशी काम कर रहा हो, कोई भी काम कर रहा हो, इसके अंदर काम करने वाले की इनकम को हम क्या मानते हैं, घरेलू आय। इसके अंदर कोई भी काम करे ना
तो हम उसको बोलते हैं घरेलू आय। यानी देश के अंदर बस बैठ के वो काम करे, हमारे भारत के अंदर कोई भी काम करेगा तो वो जो इनकम होती है वो घरेलू आय के अंदर जोड़ी जाती है। लेकिन अब राष्ट्रीय क्या होता है, मान लो कि ये इंग्लैंड है, मैं अब इंग्लैंड का तो नहीं पता, मैं अमीबा का डायग्राम बना देता हूँ, अब इतना अच्छे से तो नहीं आता, भारत का अभी नक्शा ठीक से सीख रहा हूँ मैं। तो इंग्लैंड है, मान लो इंग्लैंड। अब आपको पता है कि इंग्लैंड में भी इंडियंस रहते हैं और इंग्लैंड के लोग भी यहाँ रहते हैं, ये इंडियंस हैं, ये इंडियंस है। और यहाँ भी देखो मैंने फॉरेनर लिखा है, तो हो यहाँ पे इंग्लैंड के भी लोग रहते हो। तो अब कोई मान लो भारतीय यहाँ पे कमाने गया, यहाँ भारतीय कोई कमाने गया, तो कमा के ना यहाँ से ये पैसा भेजा जा रहा है, यहाँ पैसे भेज रहे हैं। और याद करो हमने घरेलू के अंदर इनके पैसे नहीं जोड़े हैं, इनके पैसे तो लिए नहीं। हमने कहा कि घरेलू का मतलब वो होता है सिर्फ जो भारत के अंदर बैठ के कमा रहा है, भारत के अंदर कोई भी हो, चाहे वो भारतीय हो चाहे विदेशी हो, बैठ के काम कर रहा है, वो घरेलू इनकम होती है। लेकिन कोई हमारे देश का इंसान गया हुआ है, हमारे देश के लोग गए हैं विदेशों में कमाने और कमा के इंडिया में भेज रहे हैं। अब देखो ये रहा NFI है ना, तो ये जो विदेशी पैसा भारत में आ रहा है, अगर मैं घरेलू में जोड़ दूं तो ये क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय। अच्छा, अब एक चीज की और जरूरत है। अब देखो विदेशी लोग भी तो पैसा कमा रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो ये विदेशी पैसा कहाँ भेजेगा, हमारे देश में तो लाएगा नहीं, ये भेजेगा कहाँ पे, अपने इंग्लैंड में। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इंडियंस इंग्लैंड से कमा के ला रहे हैं इसको हम जोड़ देंगे, और जो विदेशी लोग हमारे यहाँ से कमा के ले जा रहे हैं उसको हम क्या कर देंगे, माइनस। अगर घरेलू में आपने ये काम कर दिया कि जो पैसा आया उसको जोड़ दिया और जो चला गया उसको माइनस कर दिया, आपका निकल जाएगा राष्ट्रीय। तो ऐसे निकलता है राष्ट्रीय। अब जरा समझते हैं, राष्ट्रीय आपको समझ में आ गया है, तो यही तो है ये NFI है, इसी को तो बोलते हैं, इसी एडजस्टमेंट को कहा जाता है, प्लस माइनस को। तो यानी आपको समझने की जरूरत है कि NFI होता क्या है। तो आज जरा NFI को आप समझते बढ़िया से, और NFI को बढ़िया समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि NFI का मतलब क्या होता है, तो इसको बोलते हैं विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय भी लिख सकते हैं, निवल साधन आय। अब होता क्या, देखिए इसके लिए मैं दोबारा से डायग्राम बनाता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं, या छोड़िए डायग्राम तो बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहां लिख दिया इंडिया, ये हमारा भारत है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंग्लैंड। आप कोई सी भी कंट्री ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये मैंने इंग्लैंड ले लिया। तो देखिए यहाँ पे ये जो इंडियंस लोग हैं, ये इंडियन लोग हैं, लीजिए ये इंग्लैंड के लोग हैं। अब इंग्लैंड के लोग भारत में आकर यहाँ पे कमा रहे हैं, यहाँ के कमा रहे हैं, और इंडियन लोग कहाँ पे जाके कमा रहे हैं, इंग्लैंड में कमा रहे हैं, ये इंग्लैंड में कमा रहे हैं। तो देखो अब इंग्लैंड से ये पैसा लेकर आएंगे, तो मान लीजिए कि इंडियंस कितना कमा के लाए, $100,000, और जो इंग्लैंड से हैं हमारे देश से कितना कमा के ले गए हैं, $800। तो बताइए किसने ज्यादा कमाया, मुझे पता चल गया, आपने बता दिया होगा, बिल्कुल हमने ज्यादा कमाया, हमने $200 क्या कमाया, ज्यादा कमा लिया, हमारी कमाई होगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, NFI बोलते हैं, NFI। तो यहाँ पे हमारी NFI क्या है, $200। तो हमने क्या कैसे निकाला कि जो हम पैसा कमा के लाए थे और जो वो हमारे यहाँ से लिए गए उसको माइनस कर दिया, तो ये निकल गया आपका $200। यही आपका NFI है। अब देखिए इसके लिए ना एक और शब्द इस्तेमाल होता है। देखिए जब हम पैसा कमा के लाते हैं ना, तो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है। उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है, देखिए जब भी हम पैसा कमा के लाएंगे तो उसके लिए बोलते हैं हम लोग विदेशों से प्राप्त आय। देखिए मैंने इसमें शुद्ध वर्ड यूज नहीं किया क्योंकि शुद्ध नहीं है ना ये, हमने सिर्फ विदेशों से प्राप्त कर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो फैक्टर इनकम, फैक्टर का मतलब क्या होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है, मतलब विदेशों से प्राप्त साधन आय बोलते हैं इसको। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो विदेशों से प्राप्त साधन आय, इसको लिख देता हूं विदेशों से प्राप्त फैक्टर इनकम, विदेशों से प्राप्त साधन आय बोलते हैं। और ये देखो यहाँ फ्रॉम है, तो फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से। तो फीफा, आप इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, फीफा। अब ये यहां से पैसा लेकर जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो इसको क्या बोले, विदेशों को प्राप्त शुद्ध साधन आय। इसे विदेशों को प्राप्त शुद्ध साधन आय।
और इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, FITA, फीटा बोलते हैं। यहाँ पे बस ये 2 आ जाएगा, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, 2 लिख देगा यहाँ पे। तो NFIA का फुल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका मतलब कि NFIA का फॉर्मूला होता है फीफा, FIFA, फीफा में से फीटा घटा दो। तो फीफा में से फीटा घटा दो तो आपका निकल जाता है NFIA। अब बोलोगे सर ऐसा होता है क्या कि हमेशा हम ही ज्यादा कमाते? नहीं बच्चे, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि NFIA नेगेटिव आ जाए। मान लीजिए कि आपने पैसा कम कमाया, $800 कमाया, और अंग्रेज लोग हमसे ज्यादा कमा के ले गए, तो हमारा NFIA क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। यानी ये 2 है, यानी को है। जब भी को शब्द लिखा हो ना, आप समझ जाना कि वो ज्यादा ही पैसा ले गए, यानी हमारे हिसाब से पैसा ले गए। ले जाने का मतलब माइनस होता है, ठीक है ना। तो जब भी शब्द हो तो माइनस। तो ये NFIA था और आपको समझ में आ गया कि विदेशी पैसा होता है ये। तो अब आप क्लियर हो, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। 2 फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब आखिरी बचा है फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। जो तीसरा फॉर्मूला है वो है MP। तो हमने तीसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि MP बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर कॉस्ट में NIT जोड़ देते हैं। अब ये तो पता है बाजार कीमत क्या होती है, ये पता है फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, NIT नहीं पता आपको। तो मैं पहले NIT का फुल फॉर्म लिख देता हूं। NIT का फुल फॉर्म होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हिंदी बोलूं तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं इसको, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और ये निकलता कैसे है, अगर मैं निकालने की बात करूं तो ये निकालने, कभी कभी तो सवाल में डायरेक्ट दे देता है, लेकिन कभी कभी ये अलग, मतलब डायरेक्ट देगा, कभी कभी अलग करके दे देगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कैसे निकाला जाए। अप्रत्यक्ष कर में से हम क्या करते हैं, आर्थिक सहायता को घटा देते हैं। आर्थिक सहायता, जहां अप्रत्यक्ष कर को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं IT, इनडायरेक्ट टैक्स। और सब्सिडी, आर्थिक सहायता का मतलब होता है सब्सिडी, तो सब्सिडी को बोल रहा मैं। तो आर्थिक सहायता जो सरकार हमें देती है, तो NIT निकालना तो ऐसे निकलता है, ठीक है ना। अब जरा समझते हैं कि सर MP क्या होता है। MP, इसको एक्सप्लेन करते हैं। MP से समझने के लिए पहले फैक्टर कॉस्ट को समझते हैं, साधन लागत को। देखिए, अगर आपने ना मेरी पार्ट 1 या पार्ट 2 किसी वीडियो को देखा होगा तो आपको ना साधन लागत पता होगा कि क्या होता है। साधन लागत या कारक लागत कहते हैं। देखिए, जैसे एक पेन बनाना चाहते हो, पेन बनाने के लिए ना कोई भी कुछ भी बनाना है ना, तो आपको 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। 4 चीजें, वो 4 चीजें क्या है, तो 4 चीजें होती है भूमि, फिर होता है पूंजी, फिर मजदूर श्रम, और एक होता है आपका उद्यमवर्ती, इसको बोलते हैं उद्यमवर्ती। तो ये 4 चीजें चाहिए। अगर आप पेन बनाओगे तो क्या हवा में तो बनाओगे नहीं, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, भूमि चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि फ्री में बन जाएगा, ऐसा चाहिए। अकेले तो काम करोगे नहीं, तो आपको बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, श्रम रखने पड़ेंगे। और जो बनवाता है, जो मालिक होता है, उसको हम उद्यमवर्ती कहते हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं। इन्हीं चारों की लागतें जो होती है उसको साधन लागत कहा जाता है, ठीक है ना। तो साधन लागत आपको समझ में, देखिए किसी भी बिजनेस में 4 चीजें जरूर होती है, इनके अलावा कुछ होता ही नहीं है। 4 चीजें चाहिए ही चाहिए। अब देखिए, जब भी आप पेन बनाने के लिए 4 लगी होगी तो फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। लेकिन MP, मार्केट प्राइस क्या है, जब भी बाजार में बेचने जाओगे सरकार अपने हाथ फैला देती है, भाई साहब टैक्स निकालिए मेरा। अगर बाजार में कुछ भी बेचोगे तो GST देनी पड़ती है ना आपको। तो NIT है क्या, एक्चुअल में GST है, एक प्रकार का टैक्स है। बस ध्यान रखना, जो सरकार ने आपको सब्सिडी दी है वो हटानी पड़ती है। सब्सिडी कहते हैं कि वापस कर दो और GST लगा लो। तो बाजार में बेचना चाहते हो तो फैक्टर कॉस्ट लेना पड़ेगा। फैक्टर कॉस्ट का मतलब इसकी बनाने की लागत, और साथ में सरकार अपना क्या ले लेती है, टैक्स। तो उसको ही बोलते हैं हम लोग NIT, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अब वही कभी मुझे फैक्टर कॉस्ट निकालना होगा तो मैं मार्केट में से क्या कर दूंगा, टैक्स को हटा दूंगा, तो मेरी साधन लागत आ जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये काम करता है। मैंने आपको ना फॉर्मूला पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके ऊपर हम सवाल कैसे करते हैं, बेसिक सवाल कैसे करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मैं अगले वाले वीडियो में आपको ये दूंगा, ठीक है ना। तो आई होप कि मैंने जो इसमें बात बताई है आपको सारी बातें समझ में आ गई है, और मैं इसमें अगली वीडियो बनाऊंगा। और ध्यान रखें बच्चों, इसके बाद वाली जो वीडियो है उसी से ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बेसिक है, पहली सीढ़ी है। अगर आपकी पहली सीढ़ी खरा नहीं चढ़ पाओगे और एकदम से 10वीं सीढ़ी पे चढ़ोगे तो सवाल गलत निकलेंगे आपके। तो ये बिल्कुल बेसिक बातें बताइए, इसको याद रखना, तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।